कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हमारा समाजशास्त्र का न्यू क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के यूजीसी एनटीए नेट में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके आने वाले समाजशास्त्र का जो नेट का एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज हमारा डे 4 है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को पूरे अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17 अनुच्छेद से है। यानी कि जो 17वां अनुच्छेद है वो हमारे भारतीय मूल संविधान में किस चीज़ के बारे में बताता है। तो 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। 17वां अनुच्छेद जैसे ही नाम आता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये किसके बारे में बात की जा रहा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में। यानी छुआछूत की जो प्रथा है उसे समाप्त करने के लिए, उसे निर्योग करने के लिए संविधान में ये अनुच्छेद बनाया गया है कि जो अस्पृश्यता की बात है, जो ये विधि है ये दंडनीय होगी। और अस्पृश्यता के निवारण के लिए संसद में सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम हो गया। तो यानी देखिए एक क्वेश्चन में आप लोग को 2 क्वेश्चन का बारे में जानकारी मिल रही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्त करने का अधिकार देता है। यानी कौन सा जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनको उनके जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से वो पिछड़े ना रहे, उनके समाज में स्थिति अच्छी हो। तो इसके लिए कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 341 में इसके बारे में बात की गई है कि और 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो जो महान साहित्यकार थे काका कालेलकर, उनकी अध्यक्षता में ये जो ग्रुप था ये बनाया गया था, गठित किया गया था, जिसे काका कालेलकर आयोग कहा जाता है। और अनुच्छेद 340 में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें यह अधिकार दिया गया और उन्हें चिन्हित करके विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया, तो 1917 में, 1929 में, 1936 में या 1942 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया। और हरविलास शारदा जी, जिनका कि जन्म 1867 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1955 में हुई थी, उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने 1929 में बाल विवाह, जो पहले कम उम्र में ही बच्चों लोग का शादी हो जाता था, तो ये एक कानून, निरोधक कानून बनाया गया और यह कानून अप्रैल 1930 से लागू हो गया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शारदा एक्ट क्या है, तो शारदा एक्ट बाल विवाह निरोधक अधिनियम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि कौन सी दशा व्यक्ति विघटन का कारण है। मतलब व्यक्ति की जो उसका व्यक्तिगत उसका जो चरित्र होता है उसका विघटन के लिए कौन सा कारण है। राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली या तापक्रम में वृद्धि। तो देखिए ये जो है इसमें से जो बेरोजगारी ऑप्शन है ये क्या करता है कि व्यक्ति की जो उसकी जो दशा होती है उसको विघटन करता है। शिक्षा व्यवस्था का जो दोषपूर्ण जो रूप है या अरुचिकर होने से भी कभी कभी व्यक्ति विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अगर बेरोजगारी रहे, वो पैसा नहीं कमा सके, तो उसका जो स्थिति है उसमें विघटन मौजूद हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है कि जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था। तो जन्मजात अपराधी का जो सिद्धांत है वो लम्ब्रोसो के द्वारा दिया गया था। लम्ब्रोसो इटली की जो सेना थे उसमें एक चिकित्सक थे और अपने चिकित्सीय व्यवस्था के दौरान उन्होंने यह अनुभव किया कि जो जैविकीय एवं आनुवांशिक गुणों के जो अपराध होते हैं विशिष्ट भूमिका वाले,
उन पे आधार पर उन्होंने अपराध के प्रकार का सिद्धांत का वर्णन दिया और जन्मजात अपराधी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उनके अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं, वे बनाए नहीं जाते हैं। उन्होंने ये इसके बारे में बताया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है कि भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों के द्वारा किए जाने वाले अपराध सामान्य अपराध या बाल अपराध माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 7 से लेकर 16 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सामान्य वर्ष का कहा जाता है। जब किसी बच्चे के द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 7 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स तक की आयु के लड़कों के द्वारा होती है और 18 वर्ष से जो आयु की लड़की के द्वारा किया गया कानूनी अपराध भी वो बाल अपराध के श्रेणी में ही आएगा और इसके लिए बाल न्यायालय का गठन किया जाता है। वहाँ पे जाकर उनके कानूनी कार्रवाई की जाती है और बाल अपराध जो अधिनियम है यह 1986 में बना था, फिर इसमें 2000 में संशोधित किया गया और फिर बोला गया कि 16 वर्ष की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष की आयु के लड़की के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह बाल अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि भारत में मद्यपान की समस्या से निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। मद्यपान यानी कि शराब पीना जो स्थिति है ये कौन से स्थिति के लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, तो ये जो है ये मेहनत कश वर्ग के लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। मद्यपान वो स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति शराब पीने का आदी हो जाता है, वो शराब सेवन के लिए किए बिना नहीं रह सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उस व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है, वो अपने व्यवसाय में कठिन परिश्रम नहीं कर पाता, उसकी शक्ति धीरे धीरे ह्रास हो जाती है। ट्रक चालक, धोबी, कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, टेलीफोन, बिजली के कर्मचारी, इस प्रकार के जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक ज़्यादा शराब का सहारा लेने लगते हैं। और इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं तो जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है उन्होंने जब अपना सर्वेक्षण किया तो उसमें पाया कि मजदूर वर्ग के लोग जो हैं वो 25% तक उनकी गरीबी के कारण शराब पीना ही है। तो जो किस वर्ग के लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, तो मेहनत कश वर्ग के लोगों को बहुत अधिक ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज कार्य के जनक कौन हैं। भारतीय समाज कार्य के जनक की अगर बात की जाए तो इनके जनक का नाम क्या है, ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी। वे समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा मानते थे और सामूहिक रूप से कार्य करते थे, लोगों की सेवा करते थे, जिसके कारण ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है कि निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है। निर्धनता की संस्कृति, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑस्कर लेविस के द्वारा निर्धनता की संस्कृति या गरीब की संस्कृति को एक अवधारणा प्रस्तुत की थी और जिसकी रचना उन्होंने मैक्सिको, प्यूर्टो रिको और न्यूयॉर्क सिटी के जो गरीब समुदाय के लोग थे उनका अध्ययन करके उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। इसमें उन्होंने यह बताया कि जो सभी स्थानों के गरीबों के का जो व्यक्तित्व है वो एक ही प्रकार का है, एक उनमें समानता पाई जाती है क्योंकि वह सामाजिक दशाओं से क्या हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है और ये जो अभाव है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही हस्तांतरित होते जा रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे। तो हरित क्रांति के सूत्रधार भारत में कौन थे, उनका नाम है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति को लाया गया था। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को भी माना जाता है और भारत में अगर पूछा जाए तो मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के जो संचित तथा असंचित कृषि क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार से अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों का उपयोग किया जाना, फसल का उत्पादन किस प्रकार से वृद्धि हो, इसके लिए हरित क्रांति का वृद्धि की गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इमानुएल दुर्खैम ने, कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने या सदरलैंड ने।
तो दमनकारी एवं जो प्रतिकारी कानून है इसका सर्वप्रथम प्रयोग इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा किया था। दुर्खैम जी ने समाज को दो वर्गों में बांटा था, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। तो यांत्रिक तथा साम्योजी जो समाज था उसके आधार पर कानून की जो व्यवस्था थी वो दो प्रकार की गई थी, दमनकारी कानून एवं प्रतिकारी कानून। इसका निर्माण उन्होंने समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने के लिए और अपराध को पुनः अपराध करने से रोकने के लिए या उन्हें भय उनके अंदर पैदा करने के लिए प्रतिकारी कानून जैसे कि क्षतिपूर्ति से संबंधित है, और दमनकारी कानून से तात्पर्य खून का बदला खून से है। मतलब जैसा मेरे पास हुआ है टिट फॉर टैट, हम जैसा मेरे साथ हुआ है हम वैसा काम करेंगे, ये दमनकारी कानून के अंतर्गत आ गया। और प्रतिकारी कानून के अंतर्गत आ गया कि अगर कोई अपराध करता भी है तो उन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए कि वो फिर से अपराध करने से बचें। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह, जो स्वयं सहायता समूह है ये जो योजना है ये कब से प्रारंभ की गई? तो ये जो योजना है ये 2 अक्टूबर 1995 में प्रारंभ की गई। ये ग्रामीण विकास कार्यों के लिए इसका गठन किया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है। तो घरेलू हिंसा जैसे ना हो इसके लिए हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता, हमें जागरूक होना होगा, महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा कि इस प्रकार का अधिनियम बना है, उन्हें यह अधिकार है कि उनके परिवार में अगर कोई शारीरिक मानसिक उत्पीड़न से शिकार होती है कोई महिला तो उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा ये कानून। और ये जो कानून है ये घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता और जागरूकता फैलाने वाला कानून है। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि अंत्योदय जो ये शब्द है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने या राम मनोहर लोहिया जी ने? तो अंत्योदय जो ये शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1977 में किया गया। उन्होंने एक कार्यक्रम लागू किया जिसके तहत जो गांव के सर्वाधिक जो निर्धन परिवार है, निम्न जात परिवार है, उन्हें अंत्योदय के नाम से जाना गया और उन्हें फिर महात्मा गांधी ने अंत्योदय को सर्वोदय की अवधारणा प्रदान की। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो विशेष विवाह अधिनियम है ये आपका पारित हुआ था 1954 में, जिसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 भी बोला जाता है, जिसके तहत भारत के लोगों और विदेशी जो देश है उसमें सभी भारतीय नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी विश्वास को मानते हो उन्हें यह विशेष रूप से अधिकार दिया गया और विवाह करने के लिए उन्हें अधिनियम बनाए गए। इस अधिनियम के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। पहला तो यह कि कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी कराना, सेकंड कुछ विवाहों का पंजीकरण करने के लिए, तथा थर्ड अगर तलाक की स्थिति होती है तो उन्हें उस रूप से तलाक प्रदान करने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है, निम्न समाज शास्त्रियों में हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन की जो निम्न समाजशास्त्रियों में हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो यह पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है वेस्टर्न मार्क के द्वारा, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किनके द्वारा किया गया? तो आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन प्रोफेसर जिमरमैन ने अपनी पुस्तक में किया है। प्रोफेसर जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन जो कि 1947 में बनी थी, इसमें उन्होंने आणविक जिसे कि लघु परिवार बोला जाता है की संज्ञा दी और गृहस्थ परिवार की बारे में इन्होंने बताया।
हमारा क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि समाज ही वास्तविक देवता है, यह कथन किसका है। तो समाज ही जो वास्तविक देवता है इसके बारे में बताया है इमानुएल दुर्खैम जी ने। इमानुएल दुर्खैम जी ने धर्म की व्याख्या निरीक्षण करके इस तथ्य के रूप में बताया कि ईश्वर समाज का रूप है और समाज जो है वो ईश्वर का रूप है, एक दूसरे के वे पूरक है, इसलिए समाज ही वास्तविक देवता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म किस वर्ष तथा किस देश में हुआ था। तो अगस्त कॉम्ट का जन्म 1798 में फ्रांस में हुआ था। उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। कॉम्ट ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी और इनका जो जन्म था वो दक्षिणी फ्रांस के एक छोटे राजकीय अधिकारी के घर में हुआ था और उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी भी माना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गांवों की ओर लौटो, ये जो नारा है ये किनके द्वारा दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो गांवों की ओर लौटो जो ये कथन है ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1964 में दिया गया था और 1966 तक वे 64 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे और उस समय ही उन्होंने गाँवों की ओर लौटो ये नारा दिया था। तो आई होप आपको आज की जितनी क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।